नमस्कार बच्चों, आज भूगोल के क्लास 10th के चैप्टर 2 को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम वन एवं वन्यजीव संसाधन को पढ़ेंगे। अच्छा छात्रों, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वे सभी चीज़ें, वो सभी वस्तुएं, वो सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना, जो मानव अपने उपयोग में लाता है, अपने यूज़ में लाता है, वो सारी चीज़ क्या है? संसाधन। और हमने पिछले पाठ में जाना है कि वन उनमें से एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। वन से हमें कई तरह के ईंधन और फल फूल, मांस, मतलब बहुत तरह, वन हमें वर्षा देता है, ऑक्सीजन देता है, अपरदन को रोकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वन के द्वारा ही संभव है ना। तो वन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अब ये वन्य जीव क्या है? तो वन में रहने वाले जीव, है ना, ये वन्य जीव है जो कि हमारे लिए ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वन भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मानव अपने साथ पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी, इन सब के साथ मिलके पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए करीब से जानते हैं वन क्या है, वन्यजीव संसाधन क्या है। आइए इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। बिल्कुल, हम अकेले तो ऐसे प्राणी नहीं हैं जो जिनमें प्राण है और जो पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जोंक हैं, वटवृक्ष हैं, पशु पंछी हैं, मछलियां हैं और भी करोड़ों जीवधारियां हैं। तो ये सब हमारे साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। हमने पहले पाठ में भी पढ़ा था छात्रों कि हमारा भारत जो है वो जैव विविधताओं का देश है, यानी यहाँ जीवन, जिसमें जीवन, उसमें बहुत विविधता है, अर्थात प्राणियों, बहुत तरह के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं जिनमें प्राण होता है, जिनमें जीवन होता है। तो इसलिए जैव विविधताओं से भरा हुआ देश है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने पहले कहा कि मानव और दूसरे जीवधारी जो हैं, वन इत्यादि, ये सब मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, अर्थात मानव उसमें से एक हिस्सा है। सारी चीज मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें मानव एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण देखते हैं, वायु जिनसे हम सांस लेते हैं, तो ये एक संसाधन हुआ। जल जिसे हम पीते हैं, ये भी एक संसाधन है। मृदा जो अनाज पैदा करती है, ये भी एक संसाधन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, है ना, ये सब मिलकर क्या करते हैं, इनका पुनः निर्माण करते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। देखिए, वन क्या होता है, वन पे हम तो निर्भर हैं ही, पशु पंछी भी निर्भर है। वन से हमें ईंधन मिलता है, वर्षा मिलता है ना, ये अपरदन को रोकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग वन पे डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, और वन जो है वो प्राथमिक उत्पादक है ना। इन पर सभी जीव निर्भर करते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन के लिए, भोजन के लिए निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। वन्य जीवन और जो कृषि फसल है, ये दोनों उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे, वो हम आगे देखते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप
आसपास नज़र दौड़ाइए तो आप देखिएगा कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में एक है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना, भारत जैव विविधताओं का देश है। तो ये विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना, यानी अभी बहुत सारी यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती हैं, है ना। हमारे मतलब भारत में 16 लाख उपजातियाँ पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, ठीक है। यानी अभी भी बहुत जितनी खोजी गई हैं उससे 2 या 3 गुना हमारे भारत में है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। बिल्कुल, कि भाई ये संसाधन हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग लाते हैं। ये विभिन्न वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने घुले हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। देखिए, वन का क्या उपयोग है मैंने आपको पहले भी बताया, है ना। और वन्य जीव, यानी बिना वन्य जीव के और वन के हमारा पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनेगा, और अगर पारिस्थितिक तंत्र नहीं बना, असंतुलित हुआ, तो मानव जाति पर खतरा है ना। हम सब मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मानव एक हिस्सा है, और हम सही से इस अर्थ पे सही से जिंदगी जी पाते हैं। बिना ऑक्सीजन के मानव जीवन संभव है क्या? सोच सकते हैं हम। और ये ऑक्सीजन और जो वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, जल जो पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, तो ये सारी चीज जो हैं वो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों के बिना संभव ही नहीं है। इनका पुनर्निर्माण ही इनके द्वारा होता है, ठीक है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। देखिए, बहुत सारे सर्च होते रहते हैं वन्य जीवों पर, वेजिटेशन पे, वनस्पति जात पे, यानी कितने पेड़ पौधे हैं और कौन से जो है पशु पक्षी जो संकटग्रस्त है अर्थात या लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस है और वो लुप्त होते चले गए हैं। उनके बारे में आगे जानेंगे। तो बहुत सारे अनुमान ये कहते हैं कि 10% जो है वन्य और वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों, यानी जो जानवर हैं जो स्तन धारण करते हैं, उनके लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में, यानी बहुत ही अब रेयर मिलते हैं। ये रेयर स्पीसीज इन्हें कहा जाता है, बहुत ही रेयर मिलते हैं या ख़त्म भी हो गए, लुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब रेयर हैं, यानी लुप्त होते जा रही हैं और बहुत ही खतरे में है ना। पहाड़ी कोयल जिसे बोलते हैं, और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म। देखिए, ये फिर आ गया आपका वनस्पति में महुआ की जंगली किस्म। ऊपर तो वन्य जीव थे, और हुबरिया हेप्टा न्यूरोन घास की प्रजाति है। ये हुबरिया हेप्टा न्यूरोन जैसे पौधे शामिल, मतलब ये सब पौधे जो हैं, चंद नाम है इनके, ये सब लुप्त होने के कगार पे हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रजाति के बारे में हम अभी तक पता भी नहीं लगा पाए हैं, सर्च भी नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं हो पाई है। तो कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो हम लोग वही बता सकते हैं ना जिनके बारे में हमें पता है। तो बहुत सारे ऐसे जो है प्रजातियां कितनी लुप्त हो चुकी हैं, मतलब जिनका हमें पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है हमारे में।
आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। बिल्कुल, मतलब जो बड़े हैं, जो बड़े पंछी हैं या पौधे हैं, तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है, और छोटे प्राणी जो हैं, छोटे पौधे जो हैं, उन पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, है ना। जैसे कीट, बहुत सारे कीट पतंगे ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स जिन्हें बोलते हैं, तो उन पर हमारा ध्यान भी नहीं जा पाता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका ज्ञान हमें नहीं है। देखिए, लुप्त होते वन के बारे में क्या बताता है। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है, यह विचलित कर देने वाली बात है। मानव स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में वनों की कटाई इस तरह से कर रहा है कि वो बहुत विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, अनुमान किया जाता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% का हिस्सा है ना। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों पर प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। मतलब ये जो भी वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये किनकी हुई है? ये वन संरक्षण उपाय जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं और प्रबंधन जो किया गया है, इनकी भागीदारी से ही संभव हो पाया है। ठीक है, देखिए, आओ हम सब विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो सामान्य जातियां, सामान्य जातियों में इन्हें पहले डिवाइड किया गया है। तो ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब ये अभी जनरल ठीक है, इनकी अभी संख्या ठीक है। ठीक है, जैसे पशु, शाल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि, ये सब जो है, इनकी संख्या जो है वो सामान्य है। ठीक है, अब संकटग्रस्त जातियां क्या हैं? जो संकट में हैं, ठीक है, मतलब इन्हें बचाओ नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। ये वो जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, खत्म होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवन रहना कठिन है। मतलब जो भी परिस्थितियां, चाहे वन कटाई हो, चाहे अधिक चारागाह के लिए घासों का उपयोग होता है, या फिर अपरदन हो, या फिर जिस कारण से भी इनकी संख्या कम हुई, अगर वो जारी रहेंगे तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, शेर जो है, फिर पूंछ वाला बंदर हुआ, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। अर्थात हमारे यहाँ पहले आप देखते थे क्या, पशुओं को मारा जाता था, है ना, आखेट किया जाता था, तो इनके कारण भी जो है इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब देखिए, शुभेद है जातियां जो हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं, इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। मतलब ये वो जनसंख्या है या वो जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। ठीक है, मतलब अभी क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त क्षेत्र में नहीं आया, संकटग्रस्त जातियों में नहीं आया, इनकी संख्या घट रही है। तो जो भी परिस्थिति इनको घटा रही है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया जाता है तो ये जल्दी ही संकटग्रस्त में आ जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है।
और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। मतलब बहुत कम है, दुर्लभ है, बोलते हैं ना, दुर्लभ है, चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, या फिर सुभेद है ना, जिसकी संख्या घट रही है। तो अगर फिर वही बात आ जाती है कि जो इनको घटा रहे हैं, मतलब जिस भी कारण से ये घट रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अब आइए स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, है ना। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। तो ये सब जो है स्थानिक है, मतलब किसी विशेष स्थान में पाए जाते हैं, है ना। तो इनको भी ये स्थानिक आपके पशु पंछी हुए। अब लुप्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। अर्थात ये मतलब ये जातियाँ जहाँ पहले रहती थी, है ना, वहाँ पे अगर जब इनको खोजने जाया गया तो ये अनुपस्थित यानी वहाँ पे नहीं मिली। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। मतलब अब ये जात मिलती ही नहीं है। पहले मान लीजिए थी, आज से 50 साल, 100 साल पहले या 200 साल पहले थी, और अब जब इनको देखने जाया गया है तो ये वहाँ पे है ही नहीं, मतलब अब पृथ्वी पे ही नहीं है ना। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। मतलब ये मिलती ही नहीं है, लुप्त हो गई हैं ये जातियाँ। आइए एशियाई चीता के बारे में देखते हैं कहाँ चला गया। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो यही बोला जा रहा है कि अत्यधिक शिकार जो होता था, और इसके कारण भी बहुत सारी जो मतलब प्रजातियां हैं वो नष्ट हो गई हैं। अत्यधिक वन कटाई से बहुत सारे ऐसे जो वनस्पति हैं वो नष्ट हो गए हैं। तो इसी में आपका एक एशियाई चीता है जो भारत में 1952 में ही लुप्त हो गया, मतलब इनको लुप्त घोषित कर दिया गया। ये प्राकृतिक कारक कौन से हैं जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? अब ये वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं? अब देखिए कि कुछ तो कारण होंगे जिनके कारण ये वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। तो वे कौन से कारक हैं? आइए जानते हैं उन कारकों के बारे में। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल, पहले तो प्रकृति थी, संसाधन में तो मनुष्य ने ही इसको अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको बदलते गया है। जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों एवं वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, मानव ने अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन्य और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया है। उपनिवेश। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिकी और खनन क्रियाओं से वृद्धि हुआ है। देखिए, जब औपनिवेशिक काल था, जब ब्रिटिश रूल था,
जब हमारे देश पे कोई और शासन करते थे, उस समय रेल लाइन का विस्तार हुआ तो पटरियों के बीच में लकड़ियां डालने के लिए और फिर पटरियां बिछाने के लिए वनों की कटाई हुई, कृषि के लिए वनों की कटाई हुई, व्यवसाय के लिए इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वनों की कटाई हुई, ठीक है, वाणिज्य के लिए और खनन के लिए कटाई हुई, है ना। खनन कहीं पे करना था तो वनों को जला दिया गया बड़े बड़े पैमाने पर, उसकी कटाई की गई बड़े बड़े पैमाने पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कृषि जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश हम जानते हैं, है ना। भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है। तो ये कृषि करने के लिए जंगल का कटाव एक महत्वपूर्ण कारक रहा है ना। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। देखिए, इस डाटा से आपको साफ साफ पता चलेगा कि कृषि प्रधान देश होने के कारण, कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहने के कारण वनों की कटाई बहुत बड़े पैमाने पर की गई ताकि कृषि की जा सके, खेती की जा सके, अन्न उगाया जा सके। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती अथवा श्लेष और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। देखिए, आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो जनजातीय लोग होते थे, मतलब जंगलों में रहने वाले जनजातीय जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में आपको मिलेंगे, ठीक है, आसम वगैरह साइड पे। तो ये और मध्य भारत में भी ये स्थानांतरित झूम कृषि, मतलब एक जगह कृषि किए, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह कृषि किए, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर जला दिया गया वनों को, स्लैश और बर्न, और उसके बाद वहाँ पे खेती हुआ। तो इससे क्या हुआ, वनों की कटाई की गई, वनों को जलाया गया, और इससे क्या हुआ, वन का निम्नीकरण हुआ, वन के क्षेत्र में कमी आई। क्या औपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? देखिए, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं, और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय के ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। देखिए, वाणिज्य जो है, बिजनेस पर्पस के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत होती थी, ठीक है, जैसे फर्नीचर बनाने में या फिर बहुत चीज़ के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, वाणिज्यिक दृष्टि से जो पेड़ महत्वपूर्ण थे, जैसे सागवान, है ना, और पाइन, चीड़ और पाइन के पेड़, तो इनकी खेती करने के लिए दूसरे जो प्रजातियों को थे उन्हें नष्ट किया गया और उस जगह पे इन पेड़ों को लगाया गया। तो इससे क्या हुई ना, दूसरी प्रजातियां जो हुई नष्ट हुई। तो बिल्कुल जो उपनिवेशी वन नीति थी, इनको बिल्कुल दोषी माना जाएगा। इनके चलते जो है सो हमारी जो संसाधन है, वन संसाधन, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक पेड़ लगाने के चलते, वाणिज्य के पर्पज से एक पौधा लगाने के चलते, एक पेड़ लगाने के चलते, या जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही पेड़ लगाने के चलते बहुत सारे वनों को नाश कर दिया गया। जैसे आप हिमालय के ओक और रोडोडेंड्रॉन को आप देखोगे, इनका नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए कैसा नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। अब ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनके कारण भी वनों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे।
तो आप अभी भी देखिए, अभी भी हमारा जो वन क्षेत्र है वो खतरे में ही है। नर्मदा जो परियोजना है, सागर परियोजना ये बनेगी तो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन जो इसमें समा जाएंगे। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुदाई जो होती है कोयले के लिए, मिनरल्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए होती है ना खुदाई। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में। अब देखिए, डोलोमाइट निकालने के चलते वनों को काटा गया, वहाँ पे खनन किया गया, तो वनों का काफ़ी बड़े स्तर पे नुकसान हुआ है। इसमें कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए, वन है तो यहाँ पे कई सारी प्रजातियां रहती हैं, है ना। वन जीव तो वन में ही रहेंगे ना, तो इनके आवासों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और कई जातियां, इसमें भारतीय हाथी भी शामिल है कि आवागमन मार्ग को बाधित किया गया है। वन को विनाश करेंगे तो वन्य जीव को भी नुकसान होगा, क्योंकि वन्य जीव तो वन में ही रहते हैं, उनका घर तो वन ही है ना, तो उनके आवासों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे वन्य जातियां, वन्य जीव भी खतरे में आ गए हैं। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है हमारे वन अधिकारी और पर्यावरणविद जो हैं, जो पर्यावरण का चिंतन करते हैं, बताते हैं, तो उन्होंने पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई को भी मुख्य भूमिका माना है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु तो लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम हाँ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ काटते हैं तो टहनियाँ वहनियाँ काट के लकड़हारे ले जाते थे, या पहले ज़माने में, आज ना हमारे पास गैस हो गया, लेकिन अभी भी गांव में टहनियाँ काट कर ही ले जाते, तो इससे पूरे पेड़ को तो नुकसान नहीं ही होता था। वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिल्कुल देश की मूल्यवान वन पदार्थ। अच्छा, वन से हमें सिर्फ यही नहीं है कि जलावन की लकड़ी, ईंधन, ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब बहुत सारे वन के पदार्थ हैं, वन के खनिज हैं, जो अन्य संसाधनों के संचयन कोष के लिए भी ज़रूरी है ना। और जो हमारा जो तेजी से विकसित होते जा रही है, विकास होते जा रहा है औद्योगिक शहरीकरण का, तो इसमें मांग बढ़ गई है ना। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब देखिए, हिमालय युव संकट में है। हिमालय युव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है ये, इसको हिमालयन यव कहा जाता है। एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब इसका उपयोग औषधि दवाई के लिए होता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। अब देखिए, हमने पहले भी बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताओं को जो पूर्ति करते हुए संसाधन है, और वन एक संसाधन ही है, और वन में जो है औषधीय पौधे भी हैं, लेकिन अगर इसका आप अत्यधिक दोहन करने लगोगे, अत्यधिक उपयोग करने लगोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इन्हें नुकसान पहुंचने लगेगा। इसी तरह जो हिमालयन यव है, इनका इतना यूज़ होने लगा क्योंकि इनसे जो निकलती है टक्सोल, ये कैंसर में यूज़ होती है, और इनका इतना ज़्यादा इनको दोहन किया जा रहा है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं, है ना। तो सब चीज़ का एक लिमिट होता है ना, लिमिट के बियॉन्ड आप काम करोगे तो वो उसके लिए खतरा आ जाता है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व खेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का असमान बंटवारा व उनका असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकसित देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से
40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत में 5% धनी लोग 25% गरीब लोग की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों को पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन, क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन्य जीव के आवास का विनाश कर रहा है, क्योंकि हम अगर वनों की कटाई करेंगे तो वन्य जीव का आवास का विनाश तो होगा ही। हाँ, जंगली जानवरों को मारना, अभी हमने पहले भी देखा है कि जंगली जानवरों को मारना, आखेटन करना, है ना, ये शौक रहा है लोगों का। तो इससे क्या हो रहे हैं, वन्य जीव का विनाश हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, आज हमारे पास पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, तो बहुत मतलब तरीके से नॉइज पोल्यूशन फैला के, साउंड पोल्यूशन फैला के और वाटर पोल्यूशन फैला के, एयर पोल्यूशन फैला के पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित किया जा रहा है, विषाक्तीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। पर्यावरण विनाश के लिए मुख्य कारकों से, हाँ बिल्कुल, देखिए पर्यावरण विनाश के लिए क्या है ना, संसाधनों का जो असमान बंटवारा है। अमीर लोग जो हैं वो संसाधन का हद से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, है ना, असमान उपभोग कर रहे हैं, मतलब जितनी उपयोगिता है उससे भी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। भाई उनके पास पैसा है, वो खरीदते हैं और उपभोग करते हैं। और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी तो भाई है ही नहीं, वो क्यों लेंगे जिम्मेदारी। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। अब देखिए, जनसंख्या अत्यधिक होगी तो हम अत्यधिक दोहन भी करेंगे, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। अगर हम एक हैं तो हमारी ज़रूरतें एक की है, लेकिन अगर हम वहाँ पे 100 हो गए हैं तो हमारी ज़रूरतें 100 की हैं। ठीक है, हम 100 वृक्ष काटने चले जाएंगे, तो इससे दोहन, अत्यधिक दोहन होते गया है। अच्छा देखिए, असमान वितरण। अब एक किसी भी एक नागरिक जो है, वो अगर गरीब है और एवरेज है तो उसका जो है उपभोग कम होगा, है ना। लेकिन जो दूसरा नागरिक है जिसके पास पैसे हैं, संसाधन है, बहुत कुछ है, तो वो क्या करेगा, संसाधन का ज़्यादा उपयोग करेगा, है ना। तो ये जो धनी और गरीब लोग हैं, इनकी तुलना अगर की जाए तो संसाधन उपयोग में जो धनी लोग हैं वो ज़्यादा 5 गुना 40 गुना ज़्यादा उपयोग करते हैं, कहीं 50 गुना, कहीं 100। तो इस तरह से जो 10 लोग करेंगे वो 1 लोग करते हैं, है ना। और इनका पर्यावरण के रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसके लिए पर्यावरण, ये जो है संसाधन का नियोजित रूप से बंटवारा बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। देखिए, जो प्राकृतिक वन है वो आधे से अधिक खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है ना। जो वेटलैंड होते हैं वो सूख चुकी हैं और 70% धरातलीय जल क्षेत्र, वाटर बॉडीज जो है प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो आप देखिए, मानव अपने सेल्फिशनेस में, मानव अपने लालच में किस तरह संसाधन का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है कि जो हमारी जो जलमग्न भूमि है, जिससे जो कहते हैं ना मॉइस्चर लैंड, जो खेती के लिए होनी चाहिए, उसका ह्रास हो रहा है। वाटर बॉडीज़ जो हैं, पानी के जो स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वो प्रदूषित हो रहे हैं। मैंग्रोव वन जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। जो वाणिज्य की दृष्टि से जो पौधे उपयोगी हैं, उनका इतना बुरी तरह ह्रास हो रहा है कि वो लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। आगे देखते हैं, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जीव विज्ञान में हम वन और वन्य जीवन पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, है ना, और आर्थिक रूप से
हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्यजीव पर निर्भर है। देखिए बहुत सी जातियां अभी भी हैं, बहुत से समुदाय अभी भी हैं। जैसे आप देखिए आदिवासी समुदाय है ना, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनका पूरा जीवन जो है वो वनों पर निर्भर है ना, वन्य और वन जीवों पर निर्भर है। और वन का जो विनाश है और वन्य जीवों का जो विनाश है वो सिर्फ वन मात्र और जीव विज्ञान का विनाश नहीं है, वो हमारी संस्कृति का भी विनाश है। हमारी जो विविधता है वो खत्म होते जा रही है ना। अगर हम दोहन करते जाएंगे तो विविधता जो है हमारी वो तो खत्म होते जा रही है। हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं, पेड़ है, तो नाश होते जा रहे हैं। और जो मूल जातियां हैं जो वनों पर ही आधारित हैं, वन से ईंधन लेना, वन से फल खाना, फूल खाना, खेती करना, वन जीवन पर आधारित रहना, वन्य जीव जीवन पर आधारित रहना, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है ना। जो खाने पीने औषधि तक के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, उनका जो है बहुत ही हालत इन वजह से खराब हो चुका है। गरीब वर्ग में वे भी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। जो महिलाएं हैं वो पुरुष की तुलना में अधिक ज़्यादा प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है ना। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। अब जंगल की कटाई आप करते जाओगे, बुरी तरह से कटाई करते जाओगे, खनन के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए, तो फिर उनको और दूर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो फिर उनको दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और दूर जाना पड़ेगा, तो उनका भार तो बढ़ रहा है और इनसे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो उसका प्रभाव तो शरीर पे पड़ेगा। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अब देखो कि कितना परेशानी बढ़ते जा रहा है वन्यों की कटाई से। जो वन्य पे निर्भर हैं, खास करके महिलाएं, जो ये सब समाजों में खाना, चारा, जल, ये सब उन्हीं पर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है और उन्हें घर देखने की भी जिम्मेदारी होती है, घर में खाना बनाने की भी जिम्मेदारी होती है। तो इसके कारण उन्हें दूर जाना पड़ता है और वो घर पे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं और गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। ठीक है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा। अब आप देखिए, वनों की कटाई होने के कारण बारिश नहीं होती है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, जलवायु में पढ़ा है कि वन के कारण ही बारिश होती है, इसलिए हमारे जो पूर्वी भारत में बारिश ज़्यादा होती है। सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वनों की कटाई करेंगे, अभी हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि रक्षक मेखला बना के वन को लगा के बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। तो अगर आप वनों की कटाई करेंगे तो बाढ़ अत्यधिक आएगा और गरीब तबके को ही प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। आप देखते हैं बाढ़ आता है तो खेतों के खेत डूब जाते हैं, सारे घर डूब जाते हैं गरीबों के, पानी भरा हुआ रहता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। बिल्कुल, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, जो कृषि पर ही आश्रित है और यहाँ बहुत सारी जनजातियां हैं जो भी वन में निवास करती हैं, तो वन और वन जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। बिल्कुल, अगर वन और वन्य जीवन के लिए सही नीति अपनाई जाएगी तो हमारे वनों का ह्रास कम होगा और सबकी आवश्यकताएं भी सही तरीके से पूरी होंगी। अब देखिए, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण क्या है। वन और वन्य जीवन संरक्षण क्या उपाय अपनाए गए हैं वन्य और वन्य जीवन संरक्षण के लिए, आइए जानते हैं। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है कि कितने बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ह्रास हो रहा है, तो इनका संरक्षण जो है बहुत आवश्यक है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, वन जीवन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। संरक्षण और पारिस्थितिकी की विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन, साध्य, संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। बिल्कुल, वन है तभी जल है, वायु है, ऑक्सीजन है ना, वन है तो, और मृदा भी है, नहीं तो अपरदन से सारी मृदा का ह्रास हो जाएगा। तो जो हमारे जीवन के साध्य संसाधन हैं, बिना जल, वायु और मृदा के तुम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये बने रहते हैं और पारिस्थितिक विविधता बनी रहती
है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है ना। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। ठीक है, उस समय 1960 और 70 के दशक में वन और वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की बहुत मांग की गई और भारतीय वन्यजीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जनजातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल और जोर दिया गया। अर्थात जब 1972 में कानून बन के आया भारतीय वन्य जीवन अधिनियम, तो इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के प्रावधान थे। जो जातियां हैं उनकी जो भी जातियां थीं रक्षित, उनकी सूची प्रकाशित की गई कि इतने जातियों को रक्षित किया गया है। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियां जो बची हुई थीं उनके बचाव पर जोर दिया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है ना, और भी जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरीज जो आज आप देख रहे हैं स्थापित किए गए। इसके बाद जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके, मतलब हर राज्य में और राष्ट्र केंद्रीय स्तर पे जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जो है स्थापित किए गए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने नई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। तो केंद्र सरकार एक तो राष्ट्रीय उद्यान खोले गए, दोनों मिलके वन्य जीव पशु विहार खोले गए, और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो जातियां थी, प्रजातियां थी पशुओं की और पेड़ों की जो बहुत अत्यधिक खतरे में पड़े हुए थे, उनको रक्षण भी प्रदान किया गया, उनको सुरक्षित किया गया। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं, है ना। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। तो बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए और नियम के तहत बहुत सारे जो हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं और जो प्रजाति हैं, इनको सुरक्षित किया गया, है ना। और इन सेंचुरीज में और उद्यानों में इनको रखा गया। ठीक है, अब बाघ परियोजना क्या है एक बार नजर डालेंगे। वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है ना। वन्य जीव है ना टाइगर। तो बाघ, तो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से जो 55,000 से घटकर, है ना, 1,827 रह गई है। तो क्या हुआ, ये जातियां जो है घट रही हैं। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थल का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, है ना, और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। यानी जो इनका व्यापार होने लगा खाल के लिए, हड्डियों के लिए, है ना, हड्डियों से औषधि बनने लगे और शिकार करने लगे, तो 55,000 से घटकर 1,827 रह गई। तो ये तो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी
शुरुआत 1973 में हुई। देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई, जो विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। हाँ, बहुत बड़े आकार का जैव जाति है, हाँ, इसको बचाना भी है। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो ये कुछ जो बाघ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, ये बाघ के संरक्षण के उदाहरण। यही बाघ परियोजना हुई जो 1973 में शुरू हुई, है ना। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, मृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। हमने भी देखा कि कीट पतंग जो होते हैं वो भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इनको भी संरक्षित किया गया है ना। 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो देखिए 1991 में पौधों को भी इसमें शामिल किया गया, पौधों की जातियों को भी शामिल किया गया, है ना। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब हम देखते हैं वन और वन्य जीव जो संसाधन है उनके प्रकार और उनका वितरण कहाँ कहाँ कैसे है। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, ठीक है ना। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप वन और वन जीवों को संरक्षित कर लें, संसाधन को संरक्षित कर लें। उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, बिल्कुल कठिन है ना। अब देखिए इनको बांटा गया है आरक्षित वन में, ठीक है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जो वन है देश में आधे से अधिक जो है आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब रक्षित वन क्या है? पहले तो आरक्षित थे, अब रक्षित क्या है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। जो देश का कुल वन का हिस्सा है उसका 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है ना। अब अवर्गीकृत वन क्या है? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, है ना। जो बंजर भूमि है या जो सरकार के अधीन है जो भूमि और व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में, तो ये अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। यानी मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 75% इसका आरक्षित वन है और रक्षित वन है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। मतलब ये जो कुल वन है इनका एक बड़ा अनुपात जो है आरक्षित वन में तब्दील किया गया है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है ना। यानी कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वन कहलाता है। तो ये कहाँ है?
बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं और गुजरात के जो अधिकतर जो वन है वो अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। ठीक है, आगे देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, है ना। वन संरक्षण तो नीतियां बहुत पहले ही बनी थी। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, है ना। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। तो मतलब अभी हमने देखा था ना, बताया था ना, एक आदिवासी एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो वो आदिवासी लोग जो वो जंगल में ही रहते हैं, वनों में रहते हैं, स्थानीय समुदाय हैं, तो ये सरकारी अधिकारियों के साथ मिलके अपने जो स्थान है आवास के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान का जो सरिस्का बाग रिजर्व है, तो वहां पे जो है गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण के लिए वहां जो खनन हो रहा है उसको बंद करवाने के लिए संघर्षरत है कि भाई बंद कीजिए, हमारा वनों का उन्मूलन, नाश मत कीजिए। वहां से खनन कार्य बंद कर कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो खुद ही जो वन क्षेत्र हैं, जो वन्य जीव आवास हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं कि भाई, और हमें सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं चाहिए, वो खुद ही उसकी रक्षा करें। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में आप देखें एग्जाम्पल, 5 गाँव के लोग ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकर सेंचुरी, भैरव देव डाकर जो है वो 1200 हेक्टेयर भूमि है, वन भूमि है, उनको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है ना, जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, 5 गांव के जो लोग हैं, उन्होंने मतलब खुद ही इसको एक सेंचुरी बना के रख दिया है 1200 हेक्टेयर भूमि को, और बाहरी लोग को तो यहाँ बिल्कुल घुसपैठ वर्जित है, और इस तरह वो वन्य जीवन को बचाते हैं। तो इस तरह भी है, कुछ सरकार के कुछ लोकल लोग भी हैं जो वन्य जीवन के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। देखिए, पवित्र पेड़ों के झुरमुट क्या है? प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। बिल्कुल हम नेचर की पूजा करते हैं, क्योंकि नेचर ही हमें हर कुछ देता है, प्रकृति हमें हर कुछ देती है। तो जो वन क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो पूरा डिपेंडेंट है प्रकृति पे, पूरा आश्रित है प्रकृति पे, वो तो प्रकृति को भगवान मानते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं। तो ये सदियों पुराना रिवाज है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है। तो जो यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इनका ये विश्वास है कि प्रकृति के हर एक रूप को बचाना है, हर एक रूप की रक्षा करना है। तो इनके इसी विश्वास ने और इनके इसी मतलब रक्षा ने, इसी रूप की रक्षा ने वनों को बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं का वन माना गया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट वहाँ के लोकल लोग जो हैं, वहाँ के जो जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं या वहाँ गांव बना के रह रहे हैं, उन्होंने देवी देवताओं के वन, इसलिए इसको पवित्र पेड़ों की झुरमुट नाम दिया। कहते हैं वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसे तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब स्थानीय लोग भी नहीं घुसते हैं, और नहीं सॉरी, यहाँ जो है इस वनों के भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, और बाहरी लोग को ना घुसना है ना छेड़छाड़ करना है, और कोई घुसता भी नहीं है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आए हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा, रांची उसी पे अवस्थित है। तो यहाँ पे मुंडा और संथाल जनजाति हैं, और आप जानते हैं कि आदिवासियों की जनजाति है, और ये जंगल में ही निवास करते हैं,
है ना। आज भले औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जंगल की कटाई हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, और ये जो कदम के पेड़ होते हैं और महुआ के पेड़ होते हैं, इनकी अभी भी पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते, बिल्कुल करते हैं। इनमें हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा भी होती है ना। तो भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इससे ये पता चला ना कि जो भी स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो जनजातियाँ हैं, वो खुद भी अपने प्रकृति की रक्षा करती हैं विभिन्न विभिन्न तरीकों से। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई राज्यों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, परंतु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों के प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, नहीं सुना तो जानिए। जो पेड़ में जाके, जब पेड़ काटने लोग आते थे तो पेड़ में जाके चिपक जाते थे, है ना, पेड़ को पकड़ लेते थे कि पेड़ को, जिससे वनों की कटाई को रोका गया। जब वन को काटने लोग आते थे तो सभी जाके, वहाँ के आवासीय जो लोग थे, वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, वो जाके पेड़, एक एक पेड़ को पकड़ लेते थे। तो ये वन कटाई को रोकने में कामयाब रहा। अभी तो यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। ये सामुदायिक वनीकरण अभियान हुआ, जो सामुदायिक वहाँ के लोग हुए, उन्होंने वन को बचाया। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है ना। तो जो पारंपरिक संरक्षण के तरीके थे उनको पुनर्जीवित किया जाए, अथवा जो पारिस्थितिक कृषि है उनको नए तरीकों का विकास अब व्यापक, मतलब ये किया जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा वनों का संरक्षण होगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। देखिए, खादों के उपयोग से, आज जो इतने सारे मार्केट में खाद उपलब्ध हैं, इनके प्रयोग से क्या होता है कि मृदा का निम्नीकरण होते जा रहा है, उनमें उर्वरक शक्ति का बहुत बुरी तरह ह्रास होते जा रहा है। तो जो टिहरी में किसान ने बीज बचाओ आंदोलन किया और नवोदयन में दिखा दिया कि जो अब रासायनिक उर्वरक जो मिल रहे हैं मार्केट में, उनके उपयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन किया जा सकता है और कृषि उत्पादन संभव है। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म नहीं होगी। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम छरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। देखिए, कहीं पे भी जब वन प्रबंधन होता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो इसलिए भारत में जो संयुक्त वन प्रबंधन है, ये छरित वन जो है प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय लोगों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। मतलब ऑफिशियली 1988 में जब उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, तब इसकी शुरुआत हुई। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, है ना। संयुक्त वन प्रबंधन एक संस्थान है सरकार का जो छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। यानी दोनों जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं और वन विभाग के अधिकारी, दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों में हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण में प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं, है ना।
भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है और स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी देर है। अतः वे ही विकास प्रक्रियाएं मान होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफल हों। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन संरक्षण, इसमें स्थानीय लोग की भी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अभी मतलब उनको जो फैसले लेने की प्रक्रिया में अभी देर है ना। तो अतः जो सरकारी फैसले होती हैं जो जो जनसंख्या है, जनमानस है, उनके लिए लाभकारी हों, उनको मान्यता देनी चाहिए, है ना। और पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफल हो, ऐसी नियमें बनानी चाहिए जो पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफल हों, आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली हों, है ना। पर्यावरण संरक्षण, वन्य और वन्यजीव संरक्षण एक महत्वपूर्ण संरक्षण है, महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य को इसका संरक्षण बिल्कुल करना चाहिए, सरकार के साथ सहयोग करके। आपस जो जनजाति हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उन्हें इनका संरक्षण करनी चाहिए और इनका जो है नियम अनुसार और एक प्लान्ड वे में इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करें। पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदार पूर्वक जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई भी मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है, गौतम बुद्ध ने कहा था, है ना। चलिए, धन्यवाद। आइए छात्रों, आप चैप्टर 2 के प्रश्नोत्तर को कर लें। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो उत्तर होगा ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा, इसमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, है ना। तो आप देखिए, इसका उत्तर होगा ग, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, है ना। अब ये प्रश्न 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें, है ना। तो कुछ प्राणियां, जानवर और पौधे दिए गए हैं और अस्तित्व वर्ग दिए गए, इनसे मेल करना है। तो काला हिरन होगा संकटग्रस्त, एशियाई हाथी होगा सुभेद, अंडमान जंगली सुअर होगा स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू होगा दुर्लभ और गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त है ये, है ना। अब निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन पे है। तो आरक्षित वन के अंतर्गत उसे कहेंगे वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन जो है वो आरक्षित वन आए। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है ना। और अवर्गीकृत भूमि जो है सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ठीक है। प्रश्न 4 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विस्तार पूर्वक बताएं। दूसरा प्रश्न, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। देखिए उत्तर देखिए, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी ह्रास के कारण बनती हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करता है। इसके वन्य वनस्पति तो नष्ट होती हैं और साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी
छिन जाता है। पॉइंट 2 देखेंगे, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है, और जब जल में बहाया जाता है तो जल प्रदूषण होता है। धुआं की तरह वायु में उड़ाया जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। वनों की अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना, है ना, बाढ़ों का आना, बाढ़ आते हैं ना। पशुओं की अति चारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक वनस्पति नहीं पनप पाते और वह धीरे धीरे बंजर हो जाती है। प्रश्न 5 को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्द में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। उत्तर, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार योगदान दिया है। देखिए पॉइंट 1, राजस्थान में लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। हिमाचल क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा हिमालय के क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है ना। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा किया जाता है, जैसे पीपल, वट। पॉइंट 5, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजा करते हैं, क्योंकि वे इन्हें देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ। पॉइंट 6, भारत में विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बनी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 2, वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार हैं। पॉइंट 1 लिखिए, भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इस विश्वास ने विभिन्न वनों को मूल एवं सौम्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में या तो स्थानीय लोग घुसते हैं तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब वन के ऐसे भाग में ना स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही बाहर के लोगों को घुसने देते हैं। पॉइंट 2, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति जो हैं महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादियों में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। पॉइंट 3, कई लोग पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। पॉइंट 4, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। पॉइंट 5, राजस्थान के विशोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के विभिन्न अंग हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद। इन्हीं के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ धन्यवाद।